My dear students, in previous video about biochemical we totally discussed proteins and carbohydrate. आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप जो है हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी पोटेंशियल बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल को आप लोगों के लिए दे सके। ओके, तो आप हमारे पोटेंशियल को बढ़ाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से कि अगला जो बायोमॉलिक्यूल एंजाइम, हालांकि बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन हम पढ़ेंगे कि एंजाइम होता क्या है। तो जो बायोलॉजिकल एंजाइम होते हैं ये जो हमारी लिविंग सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, लिविंग सेल के द्वारा बनाए जाते हैं, एक तरीके से पूरी तरीके से एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। दे कैटलाइज मैक्सिमम जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो आपसे अगर पूछे कि एंजाइम क्या है तो कहोगे एंजाइम आर नाइट्रोजनस मटेरियल लाइक सिंपल प्रोटीन आर कंजुगेटेड प्रोटीन रिलीज बाय लिविंग सेल कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। जो हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, इवन डाइजेशन हो रहा है या तमाम प्रकार की जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होती है, इन सभी के लिए जो यूज किए जाते हैं ये एंजाइम है। और ये जो एंजाइम होते हैं नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं। नाइट्रोजनस मटेरियल का मतलब ये प्रोटीन या तो सिंपल प्रोटीन होते हैं या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो आपकी डिफिनेशन यही होगी कि एंजाइम आर सच केमिकल रिलीज बाय लिविंग सेल एंड दे आर एक्ट एज बायोकैटलिस्ट फॉर लाइफ प्रोसेस रिएक्शन। हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो भी रिएक्शंस होते हैं उनके लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्लियर? आप ये जान के सरप्राइज करोगे कि कैटलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो एंजाइम है इसके इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप सिंगल मील जो हम भोजन लेते हैं अगर वो अनकैटलाइज हो, अनएंजाइमेटिक हो, अगर वहां एंजाइम एक्ट ना करे तो उसे कंप्लीट डाइजेशन होने में 50 इयर्स लगेंगे। आप ध्यान देंगे 50 इयर्स लगेंगे। यानी सिंगल डाइट, सिंगल फूड, ठीक है ना, कैन नॉट डाइजेस्ट इजिली बाई, मतलब अगर हम उसको एंजाइम अपसेट रखते हैं या एंजाइम की अनुपस्थिति रहती है तो ये जो सिंगल डाइट है ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसको डाइजेस्ट होने में सिंगल डाइट को 50 साल लगने वाले हैं। तो इस वजह से आप ये समझो कि जो एंजाइम है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं जनरली, जैसे आपने देखा होगा, मान लो फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टार्च लेते हैं। अब स्टार्च के ऊपर कौन अटैक करता है? तो एमाइलेजेज। और याद रखोगे कि जितने भी एंजाइम हैं उनका जो नाम है, उनके एंडिंग में ए जाता है, डिपेंड अपॉन द एक्शन, कि कहाँ पे वो एक्शन करते हैं और उनके अंत में ए लिखा रहता है। जैसे स्टार्च कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, स्टार्च ग्लूकोज में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके ऊपर एमाइलेज एंजाइम अटैक करेगा। या लैक्टोज जो मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज तभी टूटेगा जब लैक्टिएजेज एंजाइम जो है अटैक करेगा। और ठीक वैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन तभी डाइजेस्ट होगा या तभी टूटेगा जब इसके ऊपर या तो पेप्सिन या ट्रिप्सिन, सुक्रोज तभी टूटेगा जब आप एंजाइम इनवर्टेज यूज कर रहे हो। इनवर्टेज, तो इन चीजों से हम ये कहेंगे कि एंजाइम आर सो इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल इन आवर बॉडी और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सेल्स होती है जो एंजाइम को रिलीज करती है, ये एंजाइम एक प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं।
और ये इनका जो यूज होता है कैसे होता है हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ये हमारे तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कितने इसेंशियल हैं कि अगर हमारा कोई बायोकेमिकल मान लो अगर हमने फूड लिया है और वो अनकेटलाइज या अनएंजाइमेटिक हो या वहाँ पे एंजाइम अनुपस्थित हो जाए तो उसे डाइजेस्ट होने में 50 ईयर्स लगेंगे। तो हमने कहा कि देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ एंजाइम, एमाइलेजेज है, लैक्टेजेज है, पेप्सिन या ट्रिप्सिन है, इन्वर्टेज है। ये सभी एंजाइम जो है कहीं न कहीं हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस में यूज होते हैं। स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए एमाइलेजेज चाहिए, लैक्टोज को ग्लैक्टोज में तोड़ने के लिए लैक्टेजेज चाहिए, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ने के लिए पेप्सिन या ट्रिप्सिन चाहिए, सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए इन्वर्टेज चाहिए। तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ एंजाइम। अब हमको ये जानना है कि जो एंजाइम होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने आपको कहा कि एंजाइम जो होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, यानी इनका जो नेचर होता है एंजाइम का प्रॉपर्टी का, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये हाई एफिशिएंट होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं ये हाई एफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो है मतलब एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम फास्ट कर देते हैं। यानी जितने भी बायोकेमिकल हमारे रिएक्शन अंदर होती है उस रिएक्शन को ये 10 मिलियन टाइम फास्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप अंदाजा लगाओगे कि कितने इफिशिएंट होंगे, 10 मिलियन टाइम्स फास्ट कर देंगे ये। दूसरा इनका जो नेचर होता है वह ये होता है कि ये इनकी स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, यानी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा इनकी किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कैपेबल है। ये समझ लो कि मिलियंस ऑफ मोल, एक मोल का मिलियन पार्ट, एक मोल का मिलियन पार्ट किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कैपेबल है। तीसरी इनकी विशेषता होती है ऑप्टिमम कंडीशन। इनका जो ऑप्टिमम कंडीशन होता है टेम्परेचर का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मोस्टली जो एंजाइम होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे हाई एफिशिएंट होते हैं। अब टेम्परेचर अगर कम हो गया तो इनकी एफिशिएंसी कम होगी, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो इनकी एफिशिएंसी कम होगी, पर यह है मैक्सिमम एफिशिएंट एट 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसकी जो विशेषता होती है ये हाई स्पेसिफिक होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो हाई स्पेसिफिक होता है। हाई स्पेसिफिक का मतलब कि ये जो भी एंजाइम है पार्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज करेंगे। अगर एक एंजाइम किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो दूसरा एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता है, बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। अब हम देखें कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे हमारे इस रिएक्शन को या रिएक्शन बायोकेमिकल प्रोसेस की रिएक्शन को ये फास्ट कर देते हैं। तो माना ये जाता है कि जो भी एंजाइम है, मान लो एंजाइम ए 3 स्टेप में का होता है। एंजाइम ए सबस्ट्रेट को पकड़ के सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे ईएस कहते हैं। ये पहला स्टेप होता है। इसमें होता ही है कि जो भी एंजाइम होते हैं इस एंजाइम के अंग में कुछ एक्टिव साइट होता है, इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आकर चिपक जाता है और ईएस एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद ईएस कॉम्प्लेक्स स्टेप 2 में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये होता है हमारा स्टेप 2। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये लास्ट में रिलीज हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाते हैं और पी अलग हो जाता है, ये होता है स्टेप 3। तो जो भी एंजाइम होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है। उस एक्टिव साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट को एडजॉर्ब कर लेते हैं, वहां अटैच कर लेते हैं, वहां एक बॉन्डिंग हो जाती है और उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे ईएस कहते हैं। अब ये ईएस अगले स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगले स्टेप में प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाते हैं। तो एंजाइम इस तरीके से हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे
कभी हमसे पूछा जाता है कि को एंजाइम क्या होते हैं, तो को एंजाइम ये वो एंजाइम होते हैं जहाँ पे कुछ मेटल लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ये प्रोटीनियस पार्ट से अटैच हो जाए और ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को और फास्ट कर दें, तो इसे हम कहते हैं को एंजाइम। यानी को एंजाइम आर यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, या तो सिंपल प्रोटीन होगा या कंजुगेटेड प्रोटीन होगा, और ये जो भी प्रोटीन होगा ग्लोबुलर होगा। ग्लोबुलर का मतलब इजीली सॉल्युबल होगा। तो ये जो एंजाइम है, ये जो प्रोटीनियस मटेरियल है, इससे अगर कोई दूसरा ग्रुप आकर अटैच हो जाए जिसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जनरली ये मेटल होते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं को एंजाइम। और को एंजाइम भी हमारे तमाम प्रकार के बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए काफी उपयोगी माने जाते हैं और काफी उपयोगी हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल पे, और अगला हमारा जो बायोमॉलिक्यूल है वो है हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, तो ये वो बायोकेमिकल है जिसको हमारे शरीर के अंदर मौजूद डक्टलेस ग्लैंड रिलीज करती है। कुछ ऐसी हमारे शरीर में डक्टलेस ग्लैंड होती है, जैसे यहाँ पे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है ना। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो केमिकल रिलीज करती हैं, और वो जो केमिकल होता है वो हार्मोन कहलाता है। एज लाइक एंजाइम हार्मोन आर आल्सो स्पेसिफिक, हार्मोन की आर आल्सो इफिशिएंट, काफी इफिशिएंट होता है। हार्मोन आर स्पेसिफिक होता है, एफिशिएंट होता है, इसकी भी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा किसी भी तमाम हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त होता है। तो अब हम देखें कि हार्मोन को जो केमिकल है जो डक्टलेस ग्लैंड रिलीज कर रही है, इस हार्मोन को हम कितनी क्लासेस, इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हार्मोन आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। और एक को कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। और आप सुनेंगे स्टीरॉयड हार्मोन क्या होगा। स्टीरॉयड हार्मोन वो होगा जिसके अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस होंगे। स्टीरॉयड न्यूक्लियस जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो जहां पे साइक्लोहेक्सेन की 3 रिंग अटैच होगी, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा समथिंग ये होगा स्ट्रक्चर आपका, ये आपका है स्टीरॉयड। तो इससे बिलोंग करने वाले जितने भी हार्मोन होंगे जिनके अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस होगा उसे हम कहेंगे स्टीरॉयड हार्मोन। और बेसिकली ये सभी 6 हार्मोन होते हैं। 6 हार्मोन जो हमारी टेस्टिस और ओवरी रिलीज करती है। तो जो भी टेस्टिस या ओवरी हार्मोन को रिलीज कर रही हैं वे सभी हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। दूसरा होता है प्रोटीन हार्मोन। ये जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं ये अमाइनो एसिड के बने होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हो तो निश्चित है कि अमाइनो एसिड इनका यूनिट होगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन जिसको पैंक्रियाज रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? पैंक्रियाज रिलीज करता है। 51 अमाइनो एसिड का बना होता है। इसके कंपोजिशन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं। तो इंसुलिन इज एग्जांपल ऑफ प्रोटीन हार्मोन। और अगला जो होता है वो होता है तीसरा अमाइन हार्मोन। अमाइन हार्मोन ये वे हार्मोन होते हैं जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, तो ये कहलाता है अमाइन हार्मोन। तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर amine hormone are divided into 3 classes, that is steroid hormone, protein hormone and amine hormone. steroid hormone वे होंगे जिनके अंदर steroid न्यूक्लियस होंगे, प्रोटीन हार्मोन वो होंगे जो अमाइनो एसिड से बने होंगे, एमाइन हार्मोन वो होंगे जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा। क्लियर।
अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि ये स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन में कौन कौन होंगे? निश्चित है कि जितने सेक्स हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सभी एग्जाम्पल है स्टेरॉयड हार्मोन के। टेस्टोस्टेरोन को कौन रिलीज करता है? टेस्टिस रिलीज करता है। ये क्या कंट्रोल करता है? तो टेस्टिस यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं हमारे अंदर, तो उसको कंट्रोल, रेगुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ये कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन, और मेल सेक्स ऑर्गन यानी मेल कल्चर को ये कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन जिसे ओवरी रिलीज करती है, कौन रिलीज करता है? ओवरी रिलीज करती है। क्या कंट्रोल करता है? तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन जिसको कार्पस लूटियम छोड़ता है, जो कार्पस लूटियम रिलीज करता है, और ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है या प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से ये सभी हमारे जो एग्जांपल है ये है स्टेरॉयड हार्मोन के, जिसमें आता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को छोड़ने वाला टेस्टिस होता है, टेस्टोस्टेरोन को छोड़ने वाला ओवरी होता है, प्रोजेस्टेरोन कार्पस लूटियम छोड़ता है। कार्पस लूटियम भी ओवरी के अंदर होता है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन का एक पार्ट है। अगला देखेंगे प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन का बेस्ट एग्जांपल आपका इंसुलिन है। कौन रिलीज करता है? हमने कहा पैंक्रियाज रिलीज करती है। क्या काम करता है कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और निश्चित है कि अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ही कम हो जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, और उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। तो निश्चित है कि डायबिटीज किस कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है जो पैंक्रियाज रिलीज करती है, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और ये एक तरीके से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकोज लेवल अगर हमारे ब्लड के अंदर 160 ppm के ऊपर हो, मतलब उसके नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर हो तो हम डायबिटिक पेशेंट माने जाते हैं। तो जो डायबिटीज होती है वो इसी हार्मोन की कमी की वजह से होती है। उसके बाद हम चले प्रोटीन हार्मोन, तो अमाइन हार्मोन में अगर हम देखें, प्रोटीन हार्मोन में एक और होता है, अगर उसको देखें तो ऑक्सीटोसिन होता है। इस ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने का काम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, और ये इसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, और ये ऑक्सीटोसिन जो होता है बेबी बर्थ के समय मिल्क रिलीज को कंट्रोल करता है, और इसके साथ ही साथ जो यूटेरस का कंट्रैक्शन होता है उसको ये कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। तो इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन आर एग्जांपल ऑफ प्रोटीन हार्मोन। अब अगर हम देखें प्रोटीन हार्मोन के बाद अमाइन हार्मोन पे चले। एमाइन हार्मोन में अगर हम देखें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है थायरॉक्सिन।
जिसको हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। और ये जो है हमारे अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। थायराइड ग्लैंड तो रिलीज करता है इसको, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन जिसको थायराइड ग्लैंड छोड़ती है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब जो है अगर हम देखें तो इस तरीके से जो हार्मोन होता है जिनको डक्टलेस ग्लैंड रिलीज करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल होता है जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन छोड़ता है जिसको हम जीएच करते हैं, ग्रोथ हार्मोन करते हैं। अगर उसकी वैल्यू, जितने भी हार्मोन हैं इनकी जो इफिशियंसी होती है इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनकी मात्रा कम हो जाए तो हमें बीमारी हो जाती है, और इनकी मात्रा एक्सेस हो जाए तो हमें बीमारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन जिसको हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, अगर इसकी मात्रा हमारे बॉडी के अंदर कम रिलीज हो तो हमारे अंदर ड्वार्फिज्म हो जाता है, और अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो तो गिगेंटिज्म हो जाता है। ऐसे तमाम जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमने कहा इंसुलिन हार्मोन, अगर हमारे शरीर के अंदर कम रिलीज हो तो ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर अनकंट्रोल हो जाएगा, जिससे हमको डायबिटीज हो जाएगा। तो सिंपली हमको ये जानना है कि हार्मोन एक ऐसा बायोकेमिकल्स है जिसको डक्टलेस ग्लैंड रिलीज करती है, और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये हमारे टारगेट आर्गन तक पहुंचती है। अब जब टारगेट आर्गन पे जाती है और जहां इसको जो काम है या जो काम करना है, जिसको कंट्रोल करना है, उसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। अगर इसकी मात्रा कम छूटे तो भी हमारे अंदर तमाम सिम्टम्स इसकी डिफिशियंसी के क्रिएट हो जाते हैं, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा छूटे तो भी हमारे को कई प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं जिसको बीमारी कहेंगे। तो इस तरीके से हार्मोन बायोकेमिकल भी हमारे शरीर के लिए एक इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे विटामिन की और न्यूक्लिक एसिड की, और ये हमारा जो बायोकेमिकल का होगा लास्ट टॉपिक होगा। ओके, थैंक्स।